पीपी चौधरी साहब के घर हम आए हैं। पाली के लोकसभा सदस्य हैं, वन नेशन वन इलेक्शन जॉइंट कमेटी के चेयरमैन। पाली की जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। बहुत सारे नेता लोग काम करते करते थक जाते हैं। देखिए, काम करने से ऊर्जा मिलती है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये विजन आया क्यों सर? ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है? ये देश की रिक्वायरमेंट है, ये राष्ट्र हित है। बहुत सारी रीजनल पार्टियां इस पर आपत्ति जता रही हैं। ये आर्गुमेंट जो है टेनेबल नहीं है। मोर इलेक्शन मोर डेमोक्रेसी। एक साथ चुनाव आएंगे 5 साल, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो वोट डालने के लिए जाएगा। 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन जारी होगा। एक व्यक्तित्व कैसे हो जाता है सर? शाखा जब लगती, छोटे छोटे बच्चे थे हम, 6-7 साल। 16 घंटे वकालत के, 18 घंटे पॉलिटिक्स के, टफ कौन सा है सर? किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। Correct. मैंने खुद खेती की हाथों से, बैलों से खेती की, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहते हैं, क्या सच में चुनाव आयोग कंट्रोल में है? जो गलत मतदाताओं के आधार पे वो वोट जो है फर्जी वोट डालवा करके जीत रहे थे, सरकार में आ रहे थे, क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक विनय कुमार तरीकेरे, महासचिव बेंगलुरु सेक्टर लोकसभा युव जनता दल। सह प्रायोजक अभया गोल्ड बायर्स, वी गिव द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गोल्ड। 8861 600 600। सह प्रायोजक बसवराज मत्तीमुडु, विधायक कलबुर्गी ग्रामीण क्षेत्र। नमस्कार, हिंदू टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सैयद हिदायत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। पीपी चौधरी साहब के घर हम आए हैं। पाली के लोकसभा सदस्य हैं और वन नेशन वन इलेक्शन जॉइंट कमेटी के चेयरमैन। ये है उनका आवास। तो चलिए, आज हम आपको एक स्पेशल व्यक्तित्व से मिलाएंगे, पीपी चौधरी साहब। बहुत सारे लोगों को प्रश्न रहता है कि किस तरह वन नेशन वन इलेक्शन जारी में आएगा, कब आएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम दिलाएंगे पीपी चौधरी साहब के साथ। नमस्कार, हिंदू टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सैयद हिदायत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। हमारे साथ बहुत खास मेहमान ज्वाइन हो रहे हैं। पीपी चौधरी साहब, जॉइंट कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के चेयरपर्सन। सर, कार्यक्रम में दिल से स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है। पाली, किस तरह देखते हैं आप पाली की जनता को? देखिए, पाली की जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। ये तीसरी बार है कि उन्होंने मुझे सांसद बनाया और आज तक इतिहास में जितने भी चुनाव हुए, करेक्ट, देश आजाद होने के बाद में तीनों बार सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतों से मुझे जिताया। करेक्ट, जो कि तीनों बार का रिकॉर्ड है। तो मैं पाली की जनता को मेरे पे जितना आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके लिए मैं हमेशा, मुझे ये चिंता रहती है कि मैं और लगातार विकास आगे और कैसे बढ़ाऊं। ओके। तो लगातार एक पाली की पूरी प्लानिंग कर करके कहाँ विकास करना है, चाहे रेल के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ओके, और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, और चाहे शहरी क्षेत्र में हो। हर तरह के हर सेक्टर को, हर जगह को हमने पूरा उनको इंक्लूड किया है।
ओके। और प्रयास ये रहता कि अच्छा काम हो पूरे पाली की जनता ने जितना मुझे आशीर्वाद दिया है हम्म। उसका मैं जो हमें कहें हम्म। तो उनका ऋण चुकाना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है उनका आशीर्वाद का। करेक्ट। सर, इस 1.5-2 साल के कार्यकाल में क्या कुछ नया हो पाया है पाली की जनता के लिए? देखिए पिछले करीब 2014 से मैं लगातार हूँ तीसरी बार। हम्म। तो आप देखिए 2014 से लगाकर हम्म। जो रोड में हो, हम्म। चाहे रेल का हो हम्म। और चाहे एजुकेशन का हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट का हो, हम्म। अर्बन डेवलपमेंट का हो, हम्म। ये सारे कोई भी सेक्टर अगर आप ले लीजिए, ओके। पाली में लगभग 23,000 करोड़ से ज्यादा हम्म। टोटल राज्य का और केंद्र का हम्म। पाली लोकसभा क्षेत्र में इतना बजट आया है। ओके। हमने अब की बार 2024 में हम्म। सभी मतदाताओं को प्रयास ये किया कि हर घर को हम्म। हमारे अचीवमेंट जावे। तो हम्म। हमने सारे अचीवमेंट उनको लिख करके भेजे भाई कि आपके आशीर्वाद से हम्म। और आपने जो हमें शक्ति प्रदान की करेक्ट। उसकी वजह से हम ये आपके सामने कर पाए। हम्म। सर, बहुत सारे नेता लोग काम करते करते थक जाते हैं। आप कभी थके नहीं सर? देखिए काम करने से ऊर्जा मिलती है, ओके। एनर्जी मिलती है। हम्म। एक काम मेरे लिए एक मेडिटेशन है। ओह। मैं काम करके फ्रेश होता हूँ। हम्म। जब भी काम होता है तो मैं अच्छा फील करता हूँ हम्म। और अगर काम नहीं होता तो अच्छा फील कर नहीं सकता। हम्म। तो उससे काम नहीं करने से थकान होती है, काम करने से थकान कभी नहीं होती। ओके। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करना बहुत जरूरी समझता हूं मैं भी। ये विजन आया क्यों सर? देखिए ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, हम्म। उनकी सोच है, उनकी दूरदृष्टि है। ओके। हम तो उनके के अनुसार काम करने वाले हैं। हम्म। तो ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दूरदृष्टि वाला विजन है। हम्म। ये बहुत बड़ा चुनावी सुधार है देश के लिए। ओके। हमें पूरे देश को और हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को हम्म। अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके करेक्ट। राष्ट्र हित में हमें सोचना पड़ेगा। हम्म। ये राष्ट्र हित का बहुत बड़ा मामला है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच हमेशा ओके। ये रही है कि पार्टी से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोचो। हम्म। पहले राष्ट्र है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में व्यक्ति है। करेक्ट। तो राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए अगर पूरे देश में हम्म। लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होते हैं हम्म। तो उसको देश को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी होगा ओके। और गवर्नेंस का फायदा भी होगा। हम्म। क्योंकि हम आज की तारीख में देखते हैं हम्म। कि प्रति वर्ष हम्म। कभी 5, कभी 6, कभी 7 हम्म। राज्यों के चुनाव होते हैं करेक्ट। और पूरे 5 साल तक 30 राज्यों के चुनाव जो हमारे वो चलते ही रहते हैं। करेक्ट। तो ये जो गवर्नेंस का है उसमें चुनाव चलते रहते, चुनाव में जो खर्चा होता है, हम्म। एक बार लोकसभा के लिए जाएंगे, हम्म। दूसरी बार विधानसभा के लिए जाएंगे करेक्ट। और फिर हमारा वोटर लिस्ट जो है, हम्म। वोटर लिस्ट पंचायत की अलग बनती है, फिर करेक्ट। म्युनिसिपैलिटी की भी बनती है, हम्म। फिर विधानसभा की बनती है, फिर लोकसभा की बनती है। करेक्ट। ये सारे अलग अलग एक्सरसाइज जो हैं हम्म। उसमें कौन करते हैं? हम्म। हमारे टीचर। किस स्कूल के होते हैं? सरकारी सरकार। स्कूल से। और उनका ड्यूटीज वहां लगने से हम्म। हमेशा हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हम्म। जो खास करके मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे समाज के अंतिम छोर के बैठे लोग पढ़ते हैं, करेक्ट। क्योंकि वहां पर खर्चा कम लगता है सरकारी स्कूलों में। तो वहां के बच्चे सबसे ज्यादा हम्म। सफर करते हैं क्योंकि उनके अध्यापक नहीं होते हैं। करेक्ट। वो इलेक्शन की वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन में रहते हैं, हम्म। कभी इलेक्शन की ट्रेनिंग में गए होते हैं, हम्म। कभी विधानसभा के इलेक्शन की ट्रेनिंग में, कभी लोकसभा के इलेक्शन की ट्रेनिंग में, कभी इलेक्शन ड्यूटी जाकर के इलेक्शन करवाना, करेक्ट। आना जाना वापस आना। और खास कर करके पहाड़ी इलाके में तो उनको 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं इलेक्शन करा के वापस घर आने में। हम्म। तो कहने का मतलब है कि इतना जब इतना कष्ट होता हर तरह से, हम्म। चाहे उस और इतना रुपए की बर्बादी होती है हम्म। और उसके साथ साथ गवर्नेंस की भी। करेक्ट। गवर्नेंस जो है हमारे सब जनप्रतिनिधि हैं, हम्म। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि होगा हाँ। हमारे डेमोक्रेसी में, हम्म। तो वो जनप्रतिनिधि नहीं हो या पॉलिटिकल लाइफ में हो, करेक्ट। हमेशा उनका बेसिकली हम्म। इलेक्शन मोड में रहते हैं पूरे 5 साल ही। हाँ। तो उससे गवर्नेंस का
ओके। बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो गवर्नेंस इफेक्टिव होनी चाहिए हाँ। वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। ओके। उनका इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन रिलेटेड कैंपेन में, हम्म। चुनावी सभा में या चुनावी कार्यक्रम में हम्म। व्यस्त होने की वजह से जो फोकस, हम्म। जो ध्यान ओके। गवर्नेंस में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हम्म। कई विकसित डेमोक्रेसीज हैं जैसे अमेरिका है, हम्म। वहां लगभग एक साथ चुनाव होते हैं। करेक्ट। फिर कम से कम आप 4.5 पौने साल तक हम्म। सिर्फ गवर्नेंस में लग जाएं, हाँ। जिससे कि हम विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, हम्म। विकसित भारत को हम 2047 तक अचीव कर सकें। ओके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम गवर्नेंस का ध्यान रखें हम्म। और इलेक्शन का जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, करीब 1.6% जीडीपी का फर्क पड़ता है। करेक्ट। ये हमारे एनके सिंह जी, हम्म। जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और उनके साथ सहयोगी प्राची मिश्रा जी ने हाँ। ये पूरा का पूरा उन्होंने पेपर रामनाथ कोविंद जी की कमेटी के सामने रखा। ओके। और 1.6% जीडीपी का मतलब क्या होता है? हम्म। करीब 7 लाख करोड़ रुपया करेक्ट। देश का फालतू बर्बाद होता है। हम्म। जो फर्क होता है, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करा दो, करेक्ट। लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग अलग कराओ, हम्म। तो अलग अलग कराने से देश को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ओके। ये तो सीधा सीधा टेंजिबल है, हम्म। जो उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा है हम्म। जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम जोड़ नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते। अब गवर्नेंस की गणना क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट की गणना कैसे करेंगे? बच्चों के स्कूल के बच्चों की शिक्षा में जो नुकसान हुआ उसकी गणना तो हम 7 लाख करोड़ में आती ही नहीं। करेक्ट। तो 7 लाख करोड़ रुपए का और बच्चों की शिक्षा का जो नुकसान हुआ है, हम्म। वो आने वाली पीढ़ी में, जो हम्म। फ्यूचर की पीढ़ी होगी, पूरे देश में जो हमारे बच्चे और उनका जब अंतर देखेंगे, हम्म। तो दूसरी जगह के बच्चे जो बहुत आगे होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्किंग डेज काम में दिए, करेक्ट। हमारे वर्किंग डेज काम में नहीं है। हम्म। तो दो तरह के नुकसान हैं, एक तो टेंजिबल जो सामने दिखता है, हम्म। एक नॉन टेंजिबल जो दिखता नहीं, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते अमाउंट को। करेक्ट। तो इसीलिए रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने हम्म। कहा कि भाई के एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा के होने चाहिए। हम्म। सरकार ने जो उन रिपोर्ट दी है उसको हम्म। कैबिनेट ने स्वीकार किया। हम्म। कैबिनेट सरकार बिल लेके आई पार्लियामेंट में, हम्म। और उस बिल को हम्म। पार्लियामेंट ने जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को उन्होंने रेफर किया ओके। कि इस बिल को एग्जामिन करें, हम्म। और एग्जामिन करके जो भी संशोधन है या नहीं है उसके हिसाब से संशोधन कर करके इस बिल पे रिकमेंडेशन करें। ओके। तो इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। हम्म। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये हम्म। दूरदर्शी विजन है, हम्म। और पूरा देश जो है इससे लाभान्वित होगा। ओके। हमेशा मोदी जी के ये प्रयास रहा है हम्म। कि देश हित में काम जो है, रिफॉर्म के काम किए हम्म। जावे। और मेरा मानना है कि चुनावी सुधार में, चुनावी रिफॉर्म में, ओके। इससे बड़ा रिफॉर्म आज तक नहीं आया। ओके सर, ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है? अगर रिक्वायरमेंट है तो अभी क्यों? देखिए, ये देश की रिक्वायरमेंट है, ये ओके। राष्ट्र हित के लिए, हम्म। ना तो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। हम्म। ये रिक्वायरमेंट राष्ट्र हित में है, जो कि भारत के संविधान के सम्मत है। हम्म। क्योंकि हमने अपनी हियरिंग में हम्म। कई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हम उनके साथ में हमारा विचार विमर्श हुआ, हम्म। इंटरेक्शन हुआ। ओके। तो उन्होंने हमारे सामने डिपोज किया, तो 6 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हम्म। यूयू ललित साहब, ओके। जस्टिस यूयू ललित साहब, हम्म। जस्टिस रंजन गोगोई साहब, ओके। जस्टिस संजीव खन्ना साहब, हम्म। जस्टिस जे.एस. कैर साहब, हम्म। जस्टिस वायु चंद्रचूड़ साहब, और जस्टिस गवई साहब। ये 6 भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आए। हम्म। 2 भारत के सुप्रीम कोर्ट जज आए, ओके। डॉक्टर बी.एस. चौहान साहब और हेमंत गुप्ता साहब। और उसके बाद में 3 दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आए। हम्म। और अपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हम्म। चेयरमैन है वो दिनेश महेश्वरी जी जो हैं, ओके। वो भी आए। उसके साथ साथ लीगल लुमिनरीज, हम्म। जो कि बहुत एमिनेंट जूरिस्ट हैं, ओके। जैसे हरीश साल्वे जी हैं, लंदन से आए। हम्म। जीएस अपने अभिषेक मनु सिंह भी हैं, हाँ। वो भी आए। कपिल सिब्बल जी भी आए। ओके। और वेंकट रमनी जो हैं, हम्म। जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी समिति के सामने आकर के उनके साथ भी समिति ने हम्म। इंटरेक्शन किया। ओके। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स को भी हमने उनको बुलाया।
जैसे गीता गोपीनाथ हैं, हाँ, वर्ल्ड बैंक की रिनाउंड वर्ल्ड की इकोनॉमिस्ट हैं और करेक्ट। हार्वर्ड में भी इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, हम्म। वो भी आई। मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी भी आए ओह। और इकोनॉमिस्ट जो हैं हमारे पनगड़िया जी हैं वो भी आए, हम्म। और संजीव सान्याल जी जो हैं इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है वो भी आए। हम्म। तो और उसके बाद में एन.के. सिंह जी ने और प्राची मिश्रा जी ने जो रामनाथ कोविंद कमेटी के सामने हाँ। अपना पेपर दिया था कि 1.6% जीडीपी का ओके। फायदा होगा हम्म। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ हो। ओके। तो सारे इकोनॉमिस्ट को भी सुना, हमने लॉ मिनिस्ट्री का हमारे उनका प्रेजेंटेशन भी लिया, ओके। हमने विभिन्न स्टेट्स में जाकर के, हम्म। जैसे महाराष्ट्र में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हाँ। फडणवीस साहब, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब, वहाँ के स्पीकर विधानसभा के और काउंसिल ऑफ स्टेट के स्पीकर और चेयरमैन, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ के स्पीकर, ओके। और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ के स्पीकर, हम्म। और पंजाब पंजाब। के स्पीकर, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीमार थे तो उनकी जगह 2 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे। हम्म। सिविल सोसाइटी को सुना हमने और लोगों को सुना, और ओके। सारी जगह हम्म। चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उनके पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी स्टेट के डिपार्टमेंट हैं उनके सारे सेक्रेटरीज, हम्म। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जो हैं ओके। उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया, उनको हमने लिख करके भी भेजा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ने हाँ। कि भाई क्या आप अपनी तरफ से दो, और ओके। कुछ स्टेट जो बाकी रह गए 25 स्टेट, कमिटी प्रयास करेगी कि सारे स्टेट्स में जाकर के ओके। सबको स्टेक होल्डर्स को सुने, जिससे हमें जमीनी हकीकत पता लगे। ओके। और आज जो हमने महसूस किया पूरे देश में लगातार जो माहौल बन रहा, जिन स्टेट में गए लगातार माहौल बन रहा वन नेशन वन इलेक्शन का, और ये लगातार माहौल बन रहा, और मुझे पूरा यकीन है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी देश हित के लिए करेक्ट इस काम के लिए आगे आएगी और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, बहुत सारी रीजनल पार्टियां इस पर आपत्ति जता रही हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इससे एक जो इमोशनल बॉन्डिंग है, सेंटिमेंट है, वो टूट जाएगा। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा तो क्या 1967 तक देश आजाद होने के बाद में हाँ। पूरे के पूरे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते थे। ओके। क्या उस समय सेंटिमेंट टूटने की बात आई? करेक्ट। ये चुनाव अलग अलग इसलिए हुए हैं कि ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए। करेक्ट। ये क्योंकि कई बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, कभी पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ा दिया, करेक्ट, तो सारी उनकी डेट्स वो मिसमैच हो गई। करेक्ट। और शुरू में तो काफी चुनाव साथ होते थे, धीरे धीरे अलग होने लगे। करेक्ट। तो अलग अलग क्योंकि उनके 5 साल का टेन्योर अलग अलग था, तो इस वजह से और अभी भी कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। हाँ। तो आपका अगर जो कहना है कि उससे सेंटिमेंट पे फर्क पड़ेगा, हाँ। तो क्या इन राज्यों पे पड़ेगा? ओके। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये कोई आर्गुमेंट है वो विदाउट ये आर्गुमेंट के सेंटिमेंट का आर्गुमेंट जो है मेरी राय में विदाउट फाउंडेशन, विदाउट बेसिस और नो लेग्स टू स्टैंड, जिसको हम कह सकते हैं कि bereft of any evidence। तो ये आर्गुमेंट जो है टेनेबल नहीं है। अगर कुछ आधार होता है सेंटिमेंट का, सिर्फ आर्गुमेंट देना और उसका आधार नहीं होना तो कोई सेंस नहीं रखता। सर, डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल और मोर इलेक्शन मोर डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी का जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम नहीं होगा? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, करेक्ट, ठीक है ना? तो आपने ये बात बताई, तो डेमोक्रेसी का मतलब पार्टिसिपेशन अगर जितना ज्यादा होगा, हाँ, वो करेक्ट डेमोक्रेसी होगी। अगर पार्टिसिपेशन आपका 40% पोलिंग, 45%, 50% पोलिंग, करेक्ट, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे ट्रू सेंस में। डेमोक्रेसी होके परसेंटेज ऑफ पोलिंग जितना ज्यादा बढ़ता है, हम उसको मैच्योर डेमोक्रेसी कहेंगे। ओह, तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग में, क्योंकि अलग अलग चुनाव होने से कभी म्युनिसिपैलिटी के हो रहे हैं, कभी पंचायतों के हो रहे हैं, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के, कभी और कोई चुनाव है, करेक्ट, तो उससे मतदाता थक जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। ओके, अगर एक साथ चुनाव आएंगे 5 साल में तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, करेक्ट, और वो वोट डालने के लिए जाएगा, करेक्ट, उसको आपको पर्सुएड नहीं करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन भी यही कर रहा है, ओके, कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, ओके, और ट्रू सेंस में हमारे डेमोक्रेसी में ये रिफ्लेक्ट हो
करेक्ट। कि हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन के द्वारा, वोटर्स के द्वारा चुने गए, ये ओके। नहीं कि स्मॉल वोटर्स के द्वारा चुने गए। अगर 45% पोलिंग हुई है हाँ। और एक के 25% आ गई, दूसरे के 20% आ गई, हम्म। तो आप इसका मतलब 25% की मतदाताओं पे राज कर रहे हैं, हाँ हाँ। उनके आधार पर। ओके। तो ये ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, ट्रू सेंस ऑफ हम्म। डेमोक्रेसी उसको कहेंगे मेरी राय में, ओके। जहाँ पर मैक्सिमम पोलिंग होती है और फिर डेमोक्रेसी, इसका मतलब वहाँ मैच्योर डेमोक्रेसी, लोग अवेयर हैं, ध्यान हम्म। रखते हैं, वोट देते हैं। हम्म। वोट तब देंगे जब उनको फैटिग नहीं होगा, ओके। उनको ऐसा नहीं लगेगा भाई कि बार बार वोट है, क्या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ओके सर, और एक विचार है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है और फिर विधानसभा का चुनाव होता है, उसके बीच में एक गैप रहती है। जब आप स्टेट में ठीक से नहीं कर पाते तो लोकसभा में सबक सिखाने को समय मिलता है। देखिए, अगर गैप 6 महीने का, 3 महीने का, अगर विधानसभा में हम्म। या लोकसभा का 6 महीना 3 महीना के बाद में इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, या साल 2 साल के बाद, करेक्ट। ये टाइम परफॉर्मेंस करने के लिए काफी नहीं है। हम्म। कोई भी आपको पॉलिसी फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट की हम्म। ये टाइम लगता है, हम्म। और उस पॉलिसी पे बजट देना सेकेंड स्टेप, ओके। और उस पॉलिसी को नीचे धरातल पे उतारना, हम्म। तो साल 2 साल तक तो कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट। तो अगर मान लो उसी के आधार पे परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, हम्म। तब तो सही परफॉर्मेंस नहीं आएगी, करेक्ट। तो फिर गलत चला जाएगा। हम्म। और बार बार इलेक्शन होना कोई मैच्योर डेमोक्रेसी को इंडिकेट नहीं करता। ओके। जैसे अगर मान लो कि कई जगह जो है हम्म। फैक्चुअल मैंडेट होता है, ओके। उसमें अगर मान लो आप जल्दी वापस नो कॉन्फिडेंस मोशन आता था, बार बार इलेक्शन होता है, हम्म। दैट इज नॉट ए गुड साइन। तो इसीलिए मैच्योर डेमोक्रेसी में पब्लिक जो है ओके। क्लियर कट मैंडेट, जिस क्लियर कट मैंडेट आएगा हम्म। तो वो सरकार अच्छी तरह से 4.5 साल 5 साल काम कर पाएगी। करेक्ट। और 5 साल का काम दिखेगा हम्म। कि 5 years में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, करेक्ट। किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना है हम्म। देश में, भाई कि हमारा उत्पाद यहीं से हो, ओके। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो है, करेक्ट। ये हमें करना है, हम्म। हमें आत्मनिर्भर होना है। ओके। तो 5 साल का पीरियड तो मिनिमम चाहिए किसी भी हम्म। सरकार के लिए। करेक्ट। लेकिन अगर बार बार इलेक्शन होते हैं, उससे लोगों को ये पता, अगर उल्टा कंफ्यूज होते हैं कि भाई इन्होंने नहीं किया, करेक्ट। दूसरा लाओगे वो भी नहीं करेगा, फिर हम्म। बदलोगे, फिर हम्म। वापस उन्हीं को ले आओगे, ओके। तो ये क्रम चलता ही रहेगा। हम्म। लेकिन देश को नुकसान हो जाएगा, पब्लिक को नुकसान होगा। ओके। इसीलिए एक साल चुनाव होने से उस सरकार को हम्म। जनता ने 5 साल परफॉर्मेंस के लिए दिए हैं। ओके। 5 साल परफॉर्मेंस के लिए काफी होते हैं, लेकिन कम पीरियड परफॉर्मेंस के लिए अगर होगा हम्म। तो उसके बाद में इस सरकार को लिया, तो उस सरकार को कम टाइम मिला तो फिर चेंज हो जाए, कर देगी जनता। ओके। तो उसका नेट नुकसान जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, वो तो करेक्ट। वापस एक के बाद में दूसरी, एक बार ये आई दूसरी बार वो आ गई वापस, हम्म। वो तो रोटेट करती रहेगी। करेक्ट। लेकिन नुकसान जो होगा वो देश को होगा, जनता को। ओके सर, कर्नाटका में एक्चुअली लोग जब विधानसभा चुनाव आते हैं वहां पे डिफरेंट थिंक करते हैं, जब लोकसभा चुनाव आता है तो टोटली एक ट्रेंड रहता है। तो वहां पर लोकल पार्टीज और उसके साथ स्पेशली कांग्रेस वालों को बहुत टेंशन शुरू हो गई है। देखिए, जो ट्रेंड अलग होता है, हम्म। लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, ओके। ये तो अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी है। हाँ। जो क्रिटिक कहते हैं कई लोग करेक्ट। कि भाई कि अगर आप 7 चुनावोगे तो 7 चुनाव कराएंगे तो उसमें हाँ। कंफ्यूज हो जाएगा वोटर। करेक्ट। तो वोटर को पे अविश्वास मत करो। हम्म। हमारे देश का वोटर जो है, करेक्ट। भली चाहे पढ़ा लिखा हो हम्म। चाहे अनपढ़ हो, हम्म। बहुत ही मैच्योर है। और हम्म। खास करके गांव का वोटर जो है, हम्म। मैं खुद गांव के से बिलोंग करता हूँ, किसान करेक्ट। फैमिली से बिलोंग करता हूँ। करेक्ट। मैंने खुद खेती की है हाथों से, हम्म। बैलों से खेती की, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकली वो लोग बहुत मैच्योर है, ओके। वो लोग डिस्कस करते हैं हम्म। और बहुत सुनते भी हैं। और जब भी उनकी कहीं हताई वगैरह कोई भी गांव में कुछ होता है तो हम्म। उनके बीच में डिस्कशन होता है, ओके। और बहुत गंभीरता से सुनते हैं, बहुत गंभीरता से डिस्कशन करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी देश में है। हम्म। ये सोचना कि साथ साथ चुनाव होने से हम्म। लोकल इश्यू और नेशनल इश्यू, हम्म। वो लोकल इश्यू पे अलग वोट देंगे, ओके। नेशनल इश्यू पे अलग वोट देंगे। करेक्ट। तो इसीलिए डिमार्केशन करना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आम जनता में है। सर, ये फ्रीबीज जो स्कीम्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा वोटर्स को? देखिए, फ्रीबीज जो है हम्म। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। करेक्ट। ये
राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में अ, और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, फ्रीबीज जो है देना, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फ्रीबीज देना का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के हम खिलाफ काम कर रहे हैं। ओके। हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये एक तरह का मतलब हम वो कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रीबीज जो है उससे आप वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए अगर एक साथ चुनाव होंगे, ओके, तो फ्रीबीज की समस्या है जो सबसे ज्यादा अभी देश में, उसके भी खत्म होने के पूरे आसार हैं। ओके, अगर वो नहीं रहेगा तो आप वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। करेक्ट, लोकल इश्यूज अलग होंगे, नेशनल इश्यूज अलग होंगे। तो Correct. फ्रीबीज का जो ये एक टेंडेंसी चली है वो खत्म हो जाएगी। ओके। सर, हर किसी का प्रश्न यही है, क्या 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन जारी होगा? देखिए 2034 की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो सारे साथ होने का जो अभी जो प्लानिंग है, लेकिन 2029 के पहले हाँ, अगर पार्लियामेंट इस बिल को पास कर देती है और लॉ बन जाता है, ओके, तो 2029 में पहली बैठक जो पार्लियामेंट की होगी वो एक अपॉइंटेड डेट होगी। ओके, जैसे 30 मई को हुई पहली बैठक, तो अगला चुनाव जो है 30 मई 2034 के पहले होना जरूरी है। करेक्ट, और वो चुनाव अगर मान लो पार्लियामेंट गिर जाती बीच में 2 साल के बाद में और वापस चुनाव होते, तो वापस वो 3 साल के लिए होगा ओके, और अगला चुनाव 2034 में होगा। ओ, विधानसभाएं जो है, अगर मान लो 2027 में जिसका चुनाव हो गया है, तो वापस 2033 में होगा। ओके, तो 2032 में होगा। तो 2032 का चुनाव हुआ तो 2029 के बाद में जो जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, ओके, 2029 के बाद में 2034 के बीच में, ओके, उनके सबके चुनाव वापस 2034 में होंगे। ओके, चाहे 2030 का चुनाव जिस विधानसभा का हुआ उसका भी 2034 में होगा। 31 में जिसका चुनाव होगा 2034, 32 में जिसका चुनाव हुआ वो भी 2034, ओके, 2033 में जिसका चुनाव होगा 2034। 2034 में तो सब साथ आ जाएंगे, जो अलग अलग नदियां चल रही है। हाँ, और उसका मेन एम है कि जा करके हम संगम बने, साथ जुड़े। तो वो सारे के सारे जो हैं 2029 से शुरू होगा, 2034 में मर्ज हो जाएगा और सारे चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के साथ होंगे, अगर पार्लियामेंट इसको कानून बना देती है, इस बिल ओके। को कानून बना देती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ सर। कर्नाटका में 2033 में चुनाव होगा विधानसभा का, 1 साल गैप रहेगा, लोकसभा का चुनाव होगा, क्योंकि ऐसे ही हुआ था। 2023 में चुनाव हुआ था विधानसभा, 2024 में हुआ लोकसभा। तो यहाँ पे कैसे वर्क होगा वो? मुझे लगता है 2027 में, 2028 में नहीं होगा, 28 में होगा, हाँ, 28 में होगा। जनवरी इसमें हाँ, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में। करेक्ट, तो वापस जो चुनाव है उसका 2033 में होगा, ओके, अगर ये कानून आ जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का। हम्म, तो 2034 में उसका चुनाव वापस होगा। ओके। हाँ, मतलब 1 साल का कार्यकाल के लिए फिर से फिर चुनाव तो एक बार आपको उसको सारों को, सारी विधानसभा को सिंक्रोनाइज, एक जोड़ना है, वन टाइम मेजर है ये, ओके। एक बार तो आपको करना पड़ेगा। सर, मुझे आपके मतलब आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना है। 11,000 से ज़्यादा केसेस को आपने हैंडल किया है, तो किस तरह देखते हैं अपने वो एडवोकेट की वृत्ति को? देखिए एडवोकेट बनने का मेन कारण था कि मेरा पढ़ने का शौक था, ओके, लॉ पढ़ने का। तो मेरे लिए हाँ, एडवोकेट सिर्फ एक प्रोफेशनल इनकम का ही माध्यम नहीं था, करेक्ट, मेरे लिए एक मेडिटेशन था। ओह, मैं एंजॉय करता था पढ़ करके लॉ पढ़ के। तो उसी वजह से अराउंड 11,000 केसेस जो हैं ओके, हाई कोर्ट में और वेरियस कोर्ट में हम्म, मैं कंडक्ट कर पाया, ओके, अपीयर हुआ इतने केसेस में। ऐसा नहीं कि इतने केसेस डिस्पोजल हुआ है, इतने केसेस में अपीयरेंस हुई मेरी। करेक्ट, और 47 साल से 1978 का एनरोल्ड हूँ मैं ओके, लॉ का एडवोकेट, तब से मतलब 47 ईयर्स हो गए। ओके, तो उसमें उन केसेस में मुझे खूब अनुभव मिला, एनालिटिकल माइंड बना, ओके, और उससे मैं हमेशा कभी मुझे पढ़ते वक्त, लॉ पढ़ते वक्त घंटों तक पढ़ता था, ओके, फाइलें हो, कानून हो, लेकिन कभी थकान नहीं होती थी।
ओह! हमेशा एनर्जी मिलती थी, हुँ, हुँ। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, हुँ, आपका मन लगता है कि ये इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ओके, तो फिर बाद में आपको थकान नहीं होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है परिश्रम मेडिटेशन में। और करेक्ट। मेडिटेशन के बाद में तो आपको आप आदमी फ्रेश फील करता है। तो करेक्ट। हमेशा फ्रेश फील करता था मैं लॉ हुँ, हुँ। प्रोफेशन। ओके, सर संघ के साथ भी आप जुड़े रहे थे। संघ क्या कुछ सिखाता है एक इंसान को मतलब एक व्यक्तित्व कैसे हो जाता है संघ में? देखिए, मैं फॉर्चुनेट रहा कि हुँ, मैं किसान परिवार से था। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था उसमें। ओके। मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मदर, हुँ, हुँ, सिस्टर्स कोई एजुकेटेड नहीं था, हुँ, तो मैं भी नहीं था। तो शुरू-शुरू में हमारे शाखा जब लगती, छोटे-छोटे बच्चे थे हम तो, ओके, 6-7 साल के। हाँ, तो लगती थी तो हम भी चल जाते थे ओह! खेलने के लिए। बच्चों को तो खेलने का है, उस करेक्ट, समय इतना तो संघ का पता नहीं था। हाँ, तो क्योंकि खेलने का एक हमारे माध्यम था, हुँ, लगाते थे तो हम भी चल जाते थे। ओके, तो फिर उन्होंने फिर उसी में लगा भी स्कूल भी जाना चाहिए, हुँ, हुँ, संघ वालन का भी स्कूल। तो उस समय स्कूल शुरू किया मैंने, लेकिन ओके, लगातार फिर मैं बना रहा। हुँ, हुँ, जब तक मैं लॉ प्रोफेशन में नहीं आया तो मैं लगातार था। ओके, कंटिन्यूअस मैं कोई न कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। ओके। हुँ। सर आप सांसद रत्ना भी हैं, तो लोगों को बहुत कम लोगों को एक्चुअली 2 क्षेत्र में सक्सेस हासिल होता है। आपको तो दोनों क्षेत्र में सक्सेस हासिल हुआ है, चाहे पॉलिटिकल करियर हो, चाहे आप एडवोकेट के तौर पर। मतलब सक्सेस किस तरह पा लिया सर आपने? देखिए, अगर आप मेहनत को हुँ, थकान के रूप में अगर उसको कन्वर्ट होती है, हुँ, हुँ, कभी के आप काम करने के बाद टायर हो गए, करेक्ट। तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। हुँ, अगर हुँ, आप मेहनत को मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है, हुँ, तो चाहे आप क्षेत्र का काम हो, हुँ, हुँ, चाहे लोकसभा का काम हो, हुँ, हुँ, चाहे मेरे प्रोफेशन का काम हो, ओके। तो सारे आप बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। हुँ, हुँ, और क्यों करते हैं कि आपको अच्छा लगता है। करेक्ट, जो भी काम अच्छा लगेगा, वो कन्वर्ट मेडिटेशन में होगा और करेक्ट। उसमें कभी थकान नहीं होगी। हुँ, हुँ, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी बात है हुँ, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। ओके। सर आपने बहुत सारे पोर्टफोलियो हैंडल किया था एज़ ए मिनिस्टर। तो मतलब सबसे मज़ा किस में आता था सर? किस डिपार्टमेंट में काम करने में? देखिए, मेरे पास में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हुँ, मैंने 2016 से 2019 तक करेक्ट, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में भी काम किया। करेक्ट, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम किया ओके, एज ए राज्य मंत्री। ओके। और 1 लाख और ग्राम तक आपने फाइबर और नेटवर्क हाँ, पहुँचाया था। कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी काम किया। ओके, तो सब में ऐसा नहीं कि किसी में मजा कम आया, सब हुँ, में मुझे अच्छा लगा। ओके, मैं आज जिस पोस्ट में हूँ वो भी मुझे अच्छी लग रही है, हुँ, हुँ, उस समय था मैंने वो भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो हैप्पीनेस कभी ऐसे अनहैप्पीनेस नहीं रहा कि ये मिल गया तो अनहैप्पीनेस हो गया। करेक्ट, जो भी काम दिया, हुँ, उस हुँ, काम को अगर आप इंटरेस्ट से करें और मतलब उसमें तो आपको खुशी-खुशी मिलती है। करेक्ट, तो खुशी के लिए अगर कोई आप सोचते हैं कि भई कि आप एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने हुँ, की कभी ज़रूरत, मेरा मानना नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये स्वतः मिलता है आपको सारे के सारी चीज़ें। करेक्ट, और मैं जब कॉर्पोरेट अफेयर्स में था, करीब लाखों कंपनियाँ जो हैं, सेल हुँ, हुँ, कंपनी जो थी, हुँ, वो स्टक ऑफ की, तो एक करेक्ट, बहुत अच्छा मैसेज गया। हुँ, अच्छा गवर्नेंस का मैसेज गया, हुँ, तो हुँ, लोगों को कन्फ्यूजन होता था, लोगों के साथ चीटिंग होती थी। हुँ, हुँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा काम हुआ। ओके, और प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में जगह-जगह कहा भी था ओके, कि हमारे गवर्नेंस का मॉडल जो ऐसा है कि हम सेल कंपनी जो लोगों के साथ फ्रॉड होता है या हुँ, कई बार पता ही नहीं लगता है ऐसी कंपनीज़ का, ओके, उनको स्टक अप करने का, लाखों कंपनी को स्टक अप करने का हाँ, काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब ओके, मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर था, एमओएस राज्य मंत्री तो हुआ। करेक्ट, और हमारे माननीय जेटली जी जो हैं, हुँ, हुँ। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। ओके। सर बार-बार चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहते हैं, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग किसी के कंट्रोल में है। क्या सच में चुनाव आयोग कंट्रोल में है? देखिए, चुनाव आयोग अगर कुछ काम नहीं करेगा, हुँ, हुँ। तो हो सकता है सवाल ही नहीं उठे और ओके। हो सकता है सवाल उठे। हुँ, चुनाव आयोग के चुनाव सुधार के लिए, हुँ, हुँ। वोटर लिस्ट के सुधार के लिए, करेक्ट। देश हित में हुँ, अगर कुछ काम करता है, हुँ, हुँ, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुँ, हुँ। जो सुधार नहीं चाहती हैं ओके। और उस सुधार नहीं होने की वजह से, हुँ, गलत मतदाता सूची होने की वजह से वो लगातार फ़ायदा उठा रही थी, करेक्ट। ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है। हुँ, हुँ।
तो इसीलिए उनको तकलीफ होना, क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। हाँ। जो गलत मतदाताओं के आधार पे वो वोट जो है फर्जी वोट डाला करके ओके। जीत रहे थे, सरकार में आ रहे थे, हम्म। अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि मोदी जी रिफॉर्म कर रहे हैं ये। करेक्ट, करेक्ट सर। फाइनल क्वेश्चन, 16 घंटे वकालत के, 18 घंटे पॉलिटिक्स के, टफ कौन सा है सर? देखिए, मुझे टफ कोई नहीं लगता। ओके। जो काम मेरे सामने आ जाता है हम्म। मैं बड़े खुशी से करता हूँ, आराम से करता हूँ, कोई थकान महसूस नहीं करता हूँ। ओके। और वकालत का काम मैं अभी तो बहुत कम करता हूँ, हम्म। क्योंकि पब्लिक ड्यूटी ज्यादा हो गई है। करेक्ट। तो हो सकता है कि महीने में 1 या 2 दिन मैं उनके लिए देता हूँ, हम्म। लेकिन बाकी का काम जो है हम्म। वो पब्लिक सर्विस के लिए है। ओके। हाँ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है पब्लिक सर्विस। और मैं पॉलिसी मेकिंग में, हमारे कमेटी की मीटिंग्स होती है, मैं लगभग कोशिश ये करता हूँ कमेटी की मीटिंग, हाँ। हर मीटिंग अटेंड करूँ। और ओके। मेरी अच्छी अटेंडेंस है। हाँ। पार्लियामेंट भी अटेंड करूँ, हर करेक्ट। पार्लियामेंट में भी अच्छी अटेंडेंस है मेरी। तो कमेटी की मीटिंग में हमें सीखने को बहुत मिलता है, ओके। क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, सेक्रेटरीज वगैरह उस डिपार्टमेंट के, और अधिकारी आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, और वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, और ओके। इतना मटेरियल मिलता है हमें, हम्म। उससे हम बहुत एनरिच होते हैं। ओके। और स्टडी कर करके, डेलिब्रेशन कर करके, जिससे पार्टिसिपेशन जो मेंबर का होगा, हाँ। तो उस पार्टिसिपेशन के आधार पे क्वेश्चनिंग जो होगी, हम्म। उसके आधार पे रिकमेंडेशन होगी। हम्म। तो रिकमेंडेशन प्रॉपर होगी, हम्म। पॉलिसी सही बनेगी, कानून सही करेक्ट। बनेगा। हम्म। तो उसमें गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगी कि भाई करेक्ट। के करेक्ट रिकमेंडेशन। हमारी कमेटी की रिकमेंडेशन जो है, हाँ। अगर आप देखें तो लगभग लगभग जो है, कई कई बार 95%, 100%, 70% से ऊपर एवरेज है करेक्ट। कि कमेटी का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन जो है हाँ। वो सरकार मानती है। ओके। हाँ, उसको ओबे करती है, क्योंकि वो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, एक पार्टी का नहीं, सब पार्टी के सदस्य होते हैं उसमें, ओके। सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हर कमेटी में उस हिसाब से। हम्म। तो इसीलिए कमेटी सिस्टम अपने आप में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा है, और ओके। इंडिया में बहुत मैच्योर है। ओके, अमेजिंग सर। फाइनली कार्यक्रम के थ्रू क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, हम्म। क्योंकि मीडिया, हम्म। चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हाँ। और चाहे सोशल मीडिया हो, करेक्ट। ये दरअसल में सरकार के और जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मीडिया की अगर होती है, हाँ। तो नेशनल इंटरेस्ट में भी है। करेक्ट। तो जो चीजें गवर्नेंस के पास है, सरकार के पास है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास है, उनसे आप पूछ कर करके वो क्या सोचते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं, वो चीज जो है, माध्यम जो है उन तक पहुंचाने का सिर्फ मीडिया का है। तो ओके। एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। तो मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं आपको कि भाई के ये नेशनल महत्व की चीजें, नेशनल इंपोर्टेंस महत्व की चीजों को आपने डेलिब्रेट किया, डिस्कस किया, ओके। और ये जनता तक जाएगी, और जनता को भी पता लगना चाहिए, हाँ। क्योंकि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। करेक्ट। सरकार की बात जनता तक, और जनता की बात सरकार तक लाने का, और सेतु का काम और ब्रिज का काम करती है तो मीडिया करता है। अमेजिंग। थैंक यू सो मच पीपी चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद खुशी हुई आपसे बातचीत धन्यवाद करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ये थी पीपी चौधरी साहब की बातें। इनफैक्ट वन नेशन वन इलेक्शन, सारा देश इसका इंतजार कर रहा है, जल्द से जल्द ये लागू हो, हमारी भी आशा है। देखते रहिए हिंदू टीवी। मैं सैयद हिदायत, साइनिंग ऑफ दिल्ली से।